तो अब तक हम कंपाउंड एंट्री और सिंपल जर्नल एंट्री में क्या फ़र्क होता है ये देख चुके हैं। इसके साथ साथ में हम डिस्काउंट को भी देख चुके हैं और हमने डिस्काउंट दो तरह का देखा। एक देखा हमारा कैश डिस्काउंट और एक देखा हमने क्रेडिट डिस्काउंट। इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क रहेगा वो हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ हमने रिबेट जैसा एक शब्द था, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले वर्ड, हमारा नया जो वर्ड है बैड डेब्ट्स की तरफ, कि भाई बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या होता है। तो बैड डेब्ट्स का मीनिंग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बैड डेब्ट्स का मीनिंग है कि एन अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच इज नॉट रिकवरेबल। मीनिंग होगी अमाउंट, बैड डेब्ट्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट which is not recoverable, which is not recoverable। क्या मीनिंग हुआ कि भी आप किसी आदमी से उधार पैसा मांग रहे हो। अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यहां क्रेडिट का मतलब है उधार। किसी कारणवश बिजनेस की कुछ सिचुएशंस थी जिसके कारण आपने किसी आदमी से उधार पैसा मांग रहे हो। ये जो क्रेडिट है ये हमारी क्रेडिट हमारे सेल के ट्रांजैक्शन की वजह से हो सकती है, यानी कि क्रेडिट के सेल्स की वजह से हुई थी, या अदर कोई भी रीजन से हुई है, अदर रीजन। जैसे किसी आदमी को, मिस्टर एक्स को आपने उधार माल बेचा, उस आदमी ने आपको कमिटमेंट किया था कि भी मैं 1 महीने में आपका पेमेंट दे दूंगा। तो ये अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपके यहाँ पे बुक्स के अंदर वो उधार पैसा खड़ा है, और जिसका रीजन ये है कि आपने उसको उधार पैसा के उधार माल बेचा था। ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, उधार आपने माल बेचा जिसकी वजह से उस आदमी से आप पैसा मांग रहे हो, या फिर ये किसी और अदर रीजन से भी हो सकता है। कई बार बहुत सारी परिस्थिति होगी, किसी कारण से हमने बिजनेस के अंदर किसी अदर पर्सन को पैसा उधार दिया, अब वो एडवांस के फॉर्म में था, किसी भी रीजन से, बिजनेस के रीजन से हो सकते हैं, उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि फिलहाल उस आदमी के साथ में पहले से बिजनेस के अंदर कोई न कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है जिसकी वजह से आप उससे पैसा मांगते हो। यानी कि मीनिंग ये हुआ कि कभी भी किसी भी आदमी के साथ पहला जो ट्रांजैक्शन होगा वो बैड डेब्ट्स का नहीं हो सकता है। वो आदमी आपकी बुक्स में ऑलरेडी खड़ा है, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। चूंकि आप उस आदमी से पैसा मांग रहे हो तो वो आदमी कहाँ पे होगा, आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एसेट्स, चूंकि आप उससे पैसा मांग रहे हो तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की साइड में वो आदमी खड़ा होगा। ये हमेशा आप याद रखिए। बैलेंस शीट के एसेट्स के अंदर मान लीजिए एक डेटर्स की लिस्ट है। डेटर्स का मतलब ये हो गया ऐसे लोग जिनको आपने उधार माल बेचा था। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें से मिस्टर मोहन है जिससे आप 20,000 रुपये मांगते हो, या अदर्स, एनी अदर रिसीवेबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। एनी अदर रिसीवेबल्स, किसी अदर रीजन से भी आपने उसको पैसा उधार दिया था, अदर रिसीवेबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। मान लीजिए इस आदमी को आपने 20,000 रुपये उधार दिए थे। तो रीजन हमेशा सेल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर एक बात ज़रूर है कि बैड डेब्ट्स का ट्रांजैक्शन कभी भी पहला ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। आप उस आदमी से पहले से पैसा मांग रहे हो, वो आपकी बुक्स में खड़ा है। मिस्टर मोहन मान लीजिए 20,000 रुपये से खड़ा है, या मिस्टर एक्स है जो 20,000 रुपये से किसी अदर रीजन से खड़ा है। ये मिस्टर एक्स मान लीजिए, ये 2 पर्सन खड़े हैं।
आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में वो पर्सन ऑलरेडी बुक्स में होगा और आपको ये सूचना मिली, आपको ये न्यूज मिली कि ये जो मिस्टर मोहन है अब उससे ये 20,000 रुपये नहीं आने वाले हैं। यानी कि ये हुआ कि अब जो आपका क्रेडिट था, आपका जो उधार पैसा था, वो उधार पैसा, एक मिनट में इसको जरा सही कर लेता हूं। हाँ, मीनिंग ये हुआ कि मिस्टर मोहन या मिस्टर एक्स उससे आप पैसा बुक्स में मांगते हो। अब दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो ये फुल्ली बेड डेप्स हो गया, पूरा का पूरा ये बेड डेप्स हो गया, या फिर पार्टली बेड डेप्स हुआ। या तो ये फुल्ली पूरा का पूरा आपको पता चल गया कि 20,000 रुपये जो है ये अब पैसा नहीं मिलने वाला है। रीजन कुछ भी हो सकता है। मिस्टर मोहन या मिस्टर एक्स को बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, वो पर्सन बिजनेस बंद करके भाग गया। मिस्टर मोहन या मिस्टर मोहन की एक्स की डेथ हो गई और वो उनकी फैमिली में अभी कोई आदमी आपको पैसा नहीं दे रहा है। आपको ये इंडिकेशन आ चुका है कि अब इस पार्टी से पैसा नहीं आने वाला है। या फिर पार्टली आया, कुछ पैसा तो आ गया, 20,000 में से मान लीजिए 15,000 रुपये आ गए और 5,000 रुपये आपको पता चल गया कि अब इस पार्टी से वॉट एवर रीजन अब नहीं आने वाला है। आप अपने दिल को ये तसल्ली दे चुके हो कि ये पैसा रिकवर नहीं होगा। मैंने कहा बैलेंस शीट हमारी जो होती है वो एज ऑन डेट बनाई जाती है। मान लीजिए हमारी बुक्स 31/3/2023 को हम हमारी बुक्स क्लोज कर रहे थे। हमने देखा कि ये मिस्टर मोहन से 20,000 रुपये नहीं आने वाले हैं। तो अगर ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर 20,000 रुपये खड़े रहेंगे, और एसेट्स का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हमें ये पैसा रिसीव होगा, पर मन में पता है कि ये पैसा रिसीव नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमारी बैलेंस शीट जो होगी वो सही स्थिति का ज्ञान नहीं देगी, सही स्थिति नहीं बताएगी। तो हमें इस जो मोहन के 20,000 रुपये हैं उसको यहाँ से हटाकर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉसेस साइड में इसको खड़ा करना पड़ेगा। हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया ये हमारी एसेट्स अब नहीं रही, क्योंकि अब ये पैसा हमें नहीं आने वाला है। तो पहली सिचुएशन जहां पर आपको बुक्स में ये दिखेगा कि मिस्टर मोहन से 20,000 रुपये मांगते हैं, जो कि फुल्ली बेड डेप्स हो गए डेथ की वजह से या वॉट एवर रीजन की वजह से। आपके सामने ट्रांजैक्शन जो आएगा कि मिस्टर मोहन से 20,000 रुपये बेड डेप्स के फॉर्म में बेड डेप्स डिक्लेयर्ड हो गए। तो हमें जो ट्रांजैक्शन आया मोहन के, लिखा है सामने ट्रांजैक्शन कैसे आया, मोहन से 20,000 रुपये बेड डेप्स हुए, ये ट्रांजैक्शन आ गया। मैंने कहा जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने आए, अपने बॉक्स बनाइए अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक तो मोहन हमें अकाउंट मिल गया, और दूसरा जो अकाउंट है बेड डेप्स जो अकाउंट है हमारा लॉसेस का अकाउंट है। बेड डेप्स जो अकाउंट है वो हमारा लॉसेस का अकाउंट है। तो मोहन की जर्नल एंट्री क्या करूंगा, मैंने कहा अगर मोहन अकाउंट को मैं ट्रेडिशनल मेथड में फॉलो करूंगा या मैं मॉडर्न अप्रोच से एंट्री करूंगा। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से एंट्री करूंगा तो जो मिस्टर मोहन है फिलहाल मेरी एसेट्स है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में खड़ी है, और इस ट्रांजैक्शन की वजह से, इस इवेंट की वजह से जो मेरी एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। 20,000 रुपये से मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं और डिक्रीज होते हैं एसेट्स, तो उसे मैं क्रेडिट करता हूं। यानी कि मैंने जब दो बालकनी के बॉक्स बताए थे, एक बॉक्स यहां पे डेबिट होगा और दूसरा वाला नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें क्रेडिट होगा। हमें मोहन का अकाउंट मिल गया। अगर इसी ट्रांजैक्शन को आप ट्रेडिशनल से मेथड से करोगे तो जो मोहन है वो रियल अकाउंट है। अगर वो पैसा देता, क्योंकि अब हमें उसका अकाउंट्स खत्म करना है,
खत्म तब होता है वो गिवर की पोजीशन में होता है, और गिवर की पोजीशन में रियल अकाउंट है, गिवर की पोजीशन में बनता अगर वो पेमेंट देता तो उसका अकाउंट मुझे माइनस कैसे होगा, जब मैं एज ए उसको गिवर ट्रीट करूंगा, इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो भी मेथड फॉलो कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता चल गया कि मोहन को 20,000 रुपए से हमें क्रेडिट करना है जर्नल के अंदर। अब इसी ट्रांजैक्शन को मैं और अच्छे से देखूं तो एक जो अकाउंट आया है वो मेरा आया है लॉसेस का, बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब बैड डेब्ट्स अकाउंट का कैसे मैं ट्रीटमेंट करूंगा, मैंने कहा बैड डेब्ट्स अकाउंट जो है हमारे, चाहे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हो तो बैड डेब्ट्स जो अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में मैंने दो बताए थे, एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट। एक्सपेंसेस और लॉसेस वाले अकाउंट हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहा हूं तो चूंकि मेरा ये ट्रेडिशनल मेथड के अंदर मेरा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो मैंने कहा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, मैंने बैड डेब्ट्स क्या कर दिया, डेबिट में डाल दिया। अगर मैं इसी तरह से इसको मॉडर्न अप्रोच में फॉलो करूं तो मॉडर्न अप्रोच में क्या हो रहा है, देखिए मॉडर्न अप्रोच के अंदर मेरा जो मॉडर्न अप्रोच में जो मेरा बैड डेब्ट्स अकाउंट है वो मेरा एक्सपेंसेस अकाउंट है। और एक्सपेंसेस अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं, अगर एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आपको जो मेथड अच्छा फॉलो कीजिए वो कर लीजिए। एंट्री हमारी हो गई बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये वो कंडीशन है जहां पर पूरा का पूरा पैसा जितना हमारी बुक्स में मोहन के लिए खड़ा था पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स हो गया। मैंने कहा ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि आपको ये न्यूज़ मिली कि मिस्टर मोहन जो है वो 20,000 में से केवल 10,000 रुपये का भुगतान किया और उसने रिमेनिंग पेमेंट 20,000 में से 10,000 में पेमेंट किया और रिमेनिंग 10,000 रुपये जो है वो भुगतान न करने की असमर्थता डिक्लेयर कर चुका है। वो हमारी शॉप पे आया, कहा भैया मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, आप मुझसे 20,000 रुपये मांगते हो, लेना है तो आज 10,000 रुपये ले लीजिए, नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ट्रांजैक्शन आपके सामने कैसे आएगा, ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगा कि मोहन से 20,000 के बदले में मोहन से रुपीज 20,000 के एवज में केवल 10,000 रुपये प्राप्त हुए। एवं बाकी बैड डेब्ट्स में बुक किए। बाकी जो अमाउंट है वो आपने क्या कर दिया, बैड डेब्ट्स में बुक किए। ट्रांजैक्शन देखते ही सबसे पहले मैंने कहा आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। मुझे फिलहाल यहाँ पे एक मोहन का अकाउंट मिल चुका है और मोहन के अकाउंट के अंदर फिलहाल हमारी बुक्स में 20,000 का बैलेंस है, तो मोहन को हम करेंगे क्रेडिट। तो नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें हम मोहन को बैठाएंगे 20,000 रुपये से। मोहन को 20,000 से क्यों बैठाएंगे, मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में कह दिया कि ये आपका पर्सनल अकाउंट है या फिर आप इसे मान लीजिए अपना एसेट्स अकाउंट है। 20,000 का पूरा हिसाब हो रहा है, अब ये एसेट्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो ये गया कहाँ, दूसरा अकाउंट मिला हमें 10,000 रुपये कैश का अकाउंट, 10,000 रुपये कैश का अकाउंट मिला, ठीक है। तो जो हमारा कैश का अकाउंट है हमने कहा ये हमारी एसेट्स अकाउंट है और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसके लिए मैं इसको डेबिट करूंगा। या मैं ट्रेडिशनल मेथड में कह दूं जो मेरा कैश का अकाउंट है वो मेरा रियल अकाउंट है, कैश का जो अकाउंट है
वो मेरा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का मीनिंग होता है व्हाट एवर कम्स, जो आता है उसे डेबिट कीजिए। ठीक है, व्हाट एवर कम्स, आ गया हमारे पास ये पैसा, इसीलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। तो कोई भी मेथड फॉलो कर लीजिए। फिलहाल हमें ये पता चला कि हमें मोहन का जो अकाउंट है 20,000 से पूरा का पूरा हिसाब करना है। अब मेरे बालकनी में 2 बॉक्स बन जाएंगे। मैं ये करने जा रहा हूँ कंबाइंड एंट्री। तो मैंने क्या, कैश अकाउंट डेबिट, मैंने क्या किया, कैश को डेबिट कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट ₹10,000। कैश को मैंने 10,000 रुपये से डेबिट कर लिया। और अब बात रही रिमेनिंग 10,000 का क्या करूं, क्योंकि मैंने कहा जितने अमाउंट से डेबिट होनी है उतने ही अमाउंट से वापस क्रेडिट होगी। अगर ये फंडामेंटल आपने मिस्टेक कर दी, आपका अकाउंटिंग का रास्ता कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो हमने कहा 20,000 मांगते थे, मोहन के अकाउंट हमने वापस क्रेडिट दिया 20,000 से। 10,000 हमें केस में रिसीव हो गए और 10,000 हमारे हो गए बैड डेब्ट्स। तो ये वो परिस्थिति हो गई जहां पे मैंने कहा था कि अगर आपको पार्टली रिकवरी आती है, अगर आपकी पार्टली रिकवरी होती है, रिकवरी में क्या होता है, मैंने 2 परिस्थिति 2 सिचुएशन बताई थी जहां पे फुल्ली बैड डेब्ट्स हो जाए तो हमने उस अकाउंट को पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिया और सामने हमारे बैड डेब्ट्स को डेबिट कर दिया। पार्टली रिकवरी होती है तो इस केस में क्या होगा, जितना पार्ट हमें रिकवर हो चुका है कैश के फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में या किसी अदर एसेट्स के फॉर्म में, आप उसके यहां से गुड्स उठा के लेके आ गए, माल लेके आ गए, कोई बात नहीं, उससे आप एंट्री कर दिए। आप उसकी बाइक उठा के लेके आ गए, कोई बात नहीं, बाइक से एंट्री कर दीजिए। जिस फॉर्म में रिकवरी हुई उस फॉर्म में कैश, बैंक या बाइक या एनी अदर एसेट्स के फॉर्म में आप उसको अपनी बुक्स में लेके आ जाइए। और जितना अमाउंट नहीं रिकवर हुआ वो हमारा कहलाएगा बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स का मतलब हुआ अब उस अकाउंट को हमने शिफ्ट कर दिया हमारी बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, खर्चे साइड के अंदर, क्योंकि वो उस साल का हमारा क्या हो गया, लॉसेज हो गया या हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो जब एक बार हमने बैड डेब्ट्स समझ लिया तो साथ ही साथ अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैड डेब्ट्स रिकवरी क्या होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे व्हाट इज बैड डेब्ट्स रिकवरी। जिस तरह से मैंने कहा बैड डेब्ट्स कभी भी पहला ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। उसका कारण यह है कि किसी भी आदमी को जब आपने उधार माल या पैसा दिया तो अगर वो आदमी कहता है कि मैं अभी हाथों हाथ लेके भाग जाऊंगा तो क्या आप उसे माल दोगे? तो मैंने कहा प्रीवियसली वो हमेशा बुक्स में खड़ा रहेगा, तभी वो बैड डेब्ट्स होता है। ठीक है ना, अगर आपकी बुक्स में नहीं है वो तो बैड डेब्ट्स होने का सवाल ही नहीं, आप उसे मांगते ही नहीं हो। और जब आप उससे पैसा मांगते नहीं हो तो काहे का बैड डेब्ट्स। अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स रिकवरी की बात। बैड डेब्ट्स रिकवरी की बात केवल तभी की जाएगी जब आपने पहले से ही उस अकाउंट को एज अ बैड डेब्ट्स बुक्स में डिक्लेयर कर दिया। तो बैड डेब्ट्स रिकवरी का मतलब यह अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेब्ट्स, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेब्ट्स। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेब्ट्स, सॉरी बैड डेब्ट्स, ओके। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेब्ट्स मीनिंग ये हुआ फिलहाल हमारी बुक्स में स्थिति क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर मोहन, प्रीवियस एग्जांपल में मिस्टर मोहन हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स के फॉर्म में खड़ा था। हमें पता चला कि मोहन से अब रिकवरी नहीं होने वाली है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि जो मिस्टर मोहन था वो हमारी बैलेंस शीट में खड़ा था। सेकेंड स्टेप में हमने बैलेंस शीट से हटा के उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 बैड डेब्ट्स करके वो अमाउंट डाल दिया 20,000 रुपये। हमें पता चल गया था
कि अब ये पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। तो जब भी बैड डेब्ट्स रिकवरी की बात आएगी, आप हमेशा याद रखिए कि अब मिस्टर मोहन या मिस्टर एक्स का हमारी बुक्स में कोई नामो निशान नहीं है। अगर बैड डेब्ट्स रिकवरी के टाइम, अमाउंट रिकवरी के टाइम वो अकाउंट बुक्स में खड़ा है तो उसको कभी बैड डेब्ट्स रिकवरी नहीं बोलेंगे। बैड डेब्ट्स रिकवरी का मतलब ये हुआ कि आप उस आदमी से, मिस्टर एक्स या मिस्टर मोहन से पैसा मांगते थे, आपको ये यकीन हो गया कि पैसा नहीं आएगा, और उस यकीन के आधार पर आपने उस पैसे को बुक्स में एज ए बैड डेब्ट, एज ए लॉसेस के फॉर्म में उसको बुक कर लिया है। वो सब बातें हो चुकी है, एज ए बुक कर लिया है। अब आपको पता है कि पैसा नहीं आएगा। फिर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि मिस्टर मोहन 2 साल बाद में या आफ्टर सर्टेन टाइम मेरी बुक्स उस साल की क्लोज करने के बाद में, या वो एंट्री मेरी बुक्स में पास करने के बाद में, मेरी बुक्स में मोहन का अकाउंट खत्म होने के बाद में मिस्टर मोहन किसी रीजन से आते हैं और बोलते हैं भैया वेरी सॉरी, मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैं आपको पैसा उस टाइम नहीं चुकाए, अब आप ये 20,000 रुपये आपके लीजिए और मेरा अकाउंट क्लियर कीजिए। मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि मैंने तो ऑलरेडी रिकवर कर लिया था, मेरी बुक्स में ऑलरेडी आपका अकाउंट सेटल कर लिया। तो फिलहाल परिस्थिति हमारे सामने ये है कि मिस्टर मोहन से 20,000 रुपये प्राप्त हुए, जो कि पहले बैड डेब्ट्स के रूप में बुक्स में ले लिए गए थे। तो हमें ट्रांजैक्शन कैसा मिलेगा? ट्रांजैक्शन में ये हिंट मिलेगा कि मिस्टर एक्स या मिस्टर मोहन से पैसा मांगते थे, हमने ऑलरेडी उसको बुक्स में खत्म कर दिया बैड डेब्ट्स के फॉर्म में, और अब वो भाई साहब आ गए और हमें पैसा देने के लिए तैयार है या दे दिया। तो इस ट्रांजैक्शंस को अगर देखेंगे, तो अगर अकाउंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो फिलहाल मुझे एक मिस्टर मोहन दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस परिस्थिति में जो अकाउंट दिख रहा है वो एक तो मुझे मोहन का दिख रहा है, एक आ रहा है 20,000 रुपये प्राप्त हुए। प्राप्त कोई सूचना नहीं है, तो मैं इसको कैश का एज्यूम करूंगा कि कैश के फॉर्म में प्राप्त हुए, जिसको कि प्रीवियसली बैड डेब्ट्स के फॉर्म में बुक कर चुके थे। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट नहीं है, वो तो पुरानी खाली एक न्यूज है आपके पास। बैड डेब्ट्स अकाउंट नहीं है। अब क्या हो गया? बैड डेब्ट्स के फॉर्म में बुक किए जो कि रिकवर हुए, यानी कि अभी अकाउंट मिला बैड डेब्ट्स रिकवरी। बैड डेब्ट्स, मैं शॉर्टकट में इसको बीडी लिख देता हूं, बीडी रिकवर्ड। तो 3 अकाउंट मुझे मिल गए। अब मैं देखता हूं कि मुझे कौन से अकाउंट को बुक्स में लेके आना है और कौन से बुक्स को यहीं पे ड्रॉप कर देना है। तो फिलहाल देखिए, केस तो हमें आया है, इस बात में कोई डाउट है ही नहीं। तो हमारे पास 2 बॉक्स है, एक हमारा बालकनी वाला बॉक्स है, डेबिट करने वाला बॉक्स है, और एक हमारे पास है नीचे वाला बॉक्स, ठीक है, जिसे हमें क्रेडिट करना है। केस के बारे में सोचते हैं। ट्रांजैक्शन में सिर्फ ये सोचिए, जो हमारा केस है वो हमारी एसेट्स है और हमें पैसा आ रहा है, यानी कि हमारी एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मैं इसको डेबिट करूंगा। तो मैंने केस अकाउंट डेबिट कर लिया। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड में सोच लीजिए कि जो हमारा केस है वो हमारा रियल अकाउंट है, और व्हाट कम्स इन जो आता है उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए डेबिट कर दिया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे डेबिट कर दीजिए। 20,000 फिलहाल हमारे पास आ चुके हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसको 20,000 रुपये हमारी बुक्स में डाल दिए। अब बात करते हैं मोहन की और एक बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, वर्ड क्या आ रहा है?
बैड डेब्ट्स रिकवर, तो बैड डेब्ट्स रिकवर जो शब्द है वो अपने आप में हमारी इनकम की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। बैड डेब्ट्स तो होता, तो ये बैड डेब्ट्स हमारा क्या होता, ये बैड डेब्ट्स होता हमारा एक्सपेंसेस या लॉसेस का पार्ट होता, ये हमारे खर्चे का पार्ट होता, ये हमारे एक्सपेंसेस के फॉर्म में जाता। फिलहाल ये रिकवर हो चुका है, फिलहाल ये रिकवर्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो जब फिलहाल ये एक्सपेंसेस रिकवर्ड हो चुके हैं, ये खर्चे जो है हमारे रिकवर्ड हो चुके हैं, तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में बात करते हैं या आप मॉडर्न अप्रोच में बात करते हैं, तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने कहा ये जो हमारी इनकम और ये हमारे रेवेन्यू होते हैं वो हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड की बात करूंगा तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गए, और नॉमिनल अकाउंट में रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो हमेशा क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो जो एक आ रहा है हमारे सामने, एक जो अभी आउटकम निकल के आ रहा है वो आ रहा है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। ये अकाउंट खोलते हैं, चलिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ओके। एक अकाउंट जो हमें मिला वो मिला बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ₹20,000। इसको मैं क्रेडिट करूं, या एक अकाउंट है मिस्टर मोहन, उसके ऊपर सोचते हैं। तो मिस्टर मोहन से ये पैसा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो मिस्टर मोहन यहाँ पे गिवर की पोजीशन में आ गए, और गिवर की पोजीशन में हमेशा क्रेडिट किया जाता है, गिवर की पोजीशन में हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इसके लिए मैंने एक बार के लिए एज्यूम किया कि मैं मोहन का भी साथ में क्लैश हो रहा है, मोहन कहता है मुझे क्रेडिट करो, और मैंने आपसे ये कहा था, याद कीजिए, एडिशनल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एडिशनल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल मेथड। अगर कभी भी पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के साथ में क्लैश होता है तो आपको पर्सनल अकाउंट को वहीं से ही टाटा बाय बाय कह दीजिए। अब हमारी मोहन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम मोहन को बुक्स में नहीं लेके आएंगे। अगर मैं मोहन की बात मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बात करूं तो मैंने कहा था कि मोहन या कोई भी पर्सन का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम केवल एक परिस्थिति में हमारी बुक्स में आएगी, जब उसके साथ में एसेट्स या लायबिलिटी, अगर मोहन के साथ में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से या तो फ्यूचर के लिए एसेट्स की, या तो फ्यूचर के लिए एसेट्स की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है या लायबिलिटी की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेने और देने, एक्सचेंज का दोनों पार्ट अगर उसी ट्रांजैक्शन में कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में कभी भी हम अंडर मॉडर्न अप्रोच कभी भी उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको लेके नहीं आएंगे। और मैंने यह कहा कि यहां जो मोहन का अकाउंट था वो हमारी बुक्स में पहले तो एसेट्स में था, पर मैं उसको बुक्स में ऑलरेडी जीरो कर चुका हूं। फिलहाल जिस टाइम ये रिकवरी हुई उस टाइम जो मोहन है वो मेरी अकाउंट में न तो डेटर्स के फॉर्म में है न क्रेडिटर्स के फॉर्म में है। मैंने मेरी रिलेशनशिप, मेरा रिश्ता वहीं पे खत्म कर दिया था। तो अब जो मोहन ने पैसा दिया है, चूंकि मेरा रिकवर हो गया है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से फ्यूचर में मेरा मोहन के साथ कोई रिलेशनशिप रहेगा? मोहन मेरा न तो डेटर्स रहेगा न मेरा क्रेडिटर रहेगा। ये पैसा दे दिया, उसने मुझे दे दिया, तो क्या फ्यूचर में मुझसे वापस मांग सकता है या मैं उससे मांगूंगा? नहीं, ये ट्रांजैक्शन मोहन के साथ की रिलेशनशिप यहीं पे खत्म हो गई। हमारे पास तो मोहन था भी नहीं, उसने पैसा दिया और उस देने की वजह से फ्यूचर में कोई तरह की रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है। इसलिए अंडर मॉडर्न अप्रोच मैं इस अकाउंट को अपनी बुक्स में नहीं लेके आऊंगा। यानी कि यहां पे जो मेरी एंट्री होगी वो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट
टू बैड डेब्ट्स, दोनों ही परिस्थिति में मैं मोहन को हमारी बुक्स में लेके नहीं आऊंगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में मैं मेरी बुक्स में मिस्टर मोहन को एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये वो परिस्थिति हो गई जहां पे अगर हमारी बुक्स के अंदर हमें कोई रिकवरी होती है, तो चूंकि हमने देखिए पहले भी कहा था कि हमने जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जब मोहन हमारी बैलेंस शीट के अंदर, ऐसे समझिए कि हमारी जो बैलेंस शीट थी, हमारी बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले मोहन एसेट्स में खड़ा था। और जब हमें ये सूचना मिल गई कि जो मिस्टर मोहन है, मैं वापस बना देता हूँ इसको एक बार यहाँ पे, पहले क्या हुआ था, जब बैड डेब्ट्स हुआ था तो बैलेंस शीट के अंदर मिस्टर जो मोहन है वो यहाँ पे खड़े थे। तो जब हमें पता चला कि मोहन हमें पैसा नहीं देगा, तो हमने क्या किया था, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको यहाँ से शिफ्ट करके बैड डेब्ट्स के फॉर्म में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया था। एसेट से हटा के उसको कहाँ डाल दिया हम लोगों ने, उसको एसेट से हटा के हमने खर्चे वाली साइड में डाल दिया था। चूंकि लास्ट ट्रीटमेंट उस ट्रांजैक्शन का ये हुआ था कि बिजनेस में एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट किया, तो और एक्सपेंसेस ट्रीट करके उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया था, लॉसेस ट्रीट करके उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया था, और अब वो पैसा वापस आ गया है। तो उसका एंड रिजल्ट के अगेंस्ट में जो आपने लॉसेस के फॉर्म में इसको बुक किया था, उसकी जगह यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि बैड डेब्ट्स रिकवरी करके हमारे अकाउंट जो है 20,000 रुपये से हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हमारा जो P&L है वो हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि इनकम के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में, लॉसेस के अगेंस्ट में वापस हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करेंगे इनकम साइड के अंदर। तो कभी कभी एक समय था जब हमने उसको डेबिट किया था और वापस उसको हम क्रेडिट करके ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि हमने जहां उसको इफेक्ट किया था डेबिट का, वहीं क्रेडिट का इफेक्ट कर दिया। लॉसेस के अगेंस्ट में वापस प्रॉफिट या इनकम बुक करके नेट इफेक्ट था बिजनेस का, वो सही परिस्थिति को हमने वापस बता दिया। तो ये हमारा हो गया बैड डेब्ट्स रिकवरी का ट्रीटमेंट की। अगर बुक्स में बैड डेब्ट्स को रिकवर करते हैं तो उस स्थिति में उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अब हम ऐसी कुछ परिस्थितियां देखेंगे, ऐसी कुछ सिचुएशंस देखेंगे जहां पर हमारे गुड्स का जो यूज है वो इन पर्पस के लिए हो रहा है। जैसे आपने माल खरीदा और आपने उसे चैरिटी या डोनेशन के फॉर्म में दे दिया। आपने माल खरीदा और उसको आपने चैरिटी के फॉर्म में डोनेट कर दिया, तो गुड्स आपकी बुक्स में आया तो है, पर मैंने कहा था कि जब माल हम परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, और ये जो परचेज अकाउंट होता है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो होता है। तो ऐसी परिस्थिति जहां आपने गुड्स खरीदा पर वो गुड्स खरीद के बेचने का इंटेंशन न रख के हमने उसको किसी कारणवश चैरिटी या डोनेशन के फॉर्म में दे दिया, या हमने कहा कि जो हमारा जो गुड्स था वो हमने फ्री सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फ्री सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने कई बार देखा होगा, किसी मॉल के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने गुड्स के प्रमोशन के लिए मॉल्स या स्ट्रीट्स के ऊपर, रोड के ऊपर या मॉल्स के ऊपर आपको फ्री में कई बार जूस पिलाते हैं, कई बार आपको चाय पिलाते हैं, ग्रीन टी पिलाते हैं। तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए यूज कर रहे हैं। कई बार हमने देखा था कि
किसी आइटम के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम एक्स आइटम खरीदते हैं, हमने जैसे आटा खरीदा पतंजलि के अंदर, स्पेसिफिकली आपने देखा होगा कि पतंजलि के अंदर हमने आटा खरीदा, नॉर्मल गेहूं का आटा खरीदा, और उसके साथ में 1 किलो का अलग से मल्टीग्रेन्स करके एक्स्ट्रा फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो कंपनीज है वो अपने सैम्पलिंग के लिए लोगों तक अपना गुड्स से पहुंचाती है। तो ऐसी परिस्थिति में फ्री ऑफ सैंपल, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रमोशन के लिए अपने गुड्स का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखेंगे। कई बार हमें पता चला कि हमारा जो गुड्स है उसकी चोरी हो गई है, थेफ्ट चोरी हो गई है, या कई बार हमने ये देखा कि आग के अंदर या बारिश की वजह से माल हमारा खराब हो जाता है, चोरी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम उसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, या कह दीजिए कि जो प्रोप्राइटर खुद था, बिजनेस ओनर था, पार्टनर था, उसने गुड्स की ही ड्राइंग कर ली। गुड्स की ड्राइंग का एग्जांपल मान लीजिए, मेरे कपड़े का शॉप है, बिजनेस है, और मैंने अपने खुद के पहनने के लिए उसमें से माल कट कर दिया और शर्ट सिलवा दिए, तो गुड्स को मैंने मेरे खुद के ड्राइंग के फॉर्म में ले लिया। तो गुड्स का क्या ट्रीटमेंट होगा ऐसी परिस्थिति में, ऐसे आउटगोइंग ऑफ गुड्स का कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे गुड्स है, गुड्स का मीनिंग में पहले ही बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं आपको कि गुड्स का मतलब होता है वो आइटम जिसको आपने परचेज कर सिर्फ इसलिए किया है ताकि उसको रीसेल करके प्रॉफिट कमा सके। गुड्स का मीनिंग ही ये है कि वो आइटम, वो मुख्य आइटम जिसको परचेज ही इसीलिए हमने किया है कि उसको सेल करके, रीसेल करके उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट जनरेट करना है। हमने गुड्स का जो बिजनेस के अंदर इनकमिंग है, जो भी बिजनेस की इनकमिंग है, इनकमिंग जो है बिजनेस के अंदर, और आउटगोइंग जो है, आउटगोइंग जितनी भी इनकमिंग है, हमने कहा था कि हमेशा परचेज के नाम से होगा, और जो भी गुड्स की आउटगोइंग है वो हमेशा सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हम सेल ऑफ गुड्स से ट्रीट करेंगे। तो जब माल हमने कभी भी खरीदा था, चाहे आप उधार खरीदा चाहे नकद खरीदा, तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हमने पहली एंट्री जो की थी वो की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए नकद में खरीदा था तो हमने कैश किया था, या किसी पर्सन को हमने उधार माल बेचा था तो हमने मेसर्स XYZ लिमिटेड शब्द का यूज किया था। तो जब माल खरीदते हैं तो हमेशा वो परचेज के फॉर्म में जाता है, और जब माल बेचते हैं, सेल करते हैं, हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, हमारे यहाँ से गुड्स का आउटफ्लो होता है, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है इसलिए हम क्रेडिट करते हैं, या हमारे गुड्स का आउटफ्लो होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। दिक्कत यहाँ आ जाएगी कि ऐसी परिस्थिति में अगर आपके गुड्स का इन पर्पस के लिए चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल, थेफ्ट, चोरी, लॉस या ड्राइंग, ऐसी परिस्थिति के अंदर पहले माल आपकी बुक्स में आ चुका है और आपने उस गुड्स को सेल भी कर रहे हो, ठीक है ना, सेल नहीं कर रहे हो, और माल आपके यहां से जा रहा है। सिचुएशन समझिए, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनता है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, टू ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा, टू रहता है हमारा परचेज, और उसके बाद में हम बाई में हमारी सेल दिखाते हैं। साल के एंड में हमारे पास क्या बचा है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ लिखते हैं, और इन दोनों का जो नेट रिजल्ट है वो नेट रिजल्ट हमें ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्म में हमारी बुक्स में शो आता है। पहले वाले एग्जाम्पल में बैड डेब्ट्स में मैंने ये देखा था
कि हमारे मिस्टर मोहन जो थे वो बैलेंस शीट में बैठे थे जब तक ये उम्मीद थी कि उस आदमी से पैसा आएगा। हमें जब पता चला कि मोहन पैसा नहीं देगा, हमने उस अमाउंट को वहाँ से हटा दिया, वहाँ से उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करके हमने उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करके कहाँ शिफ्ट कर दिया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेब्ट्स भी डेबिट था, एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस था। सिर्फ फर्क ये हुआ कि उसको उसके सही ठिकाने तक हम लोगों ने पहुंचा दिया। उसका जो हेड जो गलत चला गया था, अब वो एसेट्स हमारी थी ही नहीं, हमारी लॉसेस था। तो हमने एक एंट्री पास कर दी जहां से हमने उस एसेट्स को क्रेडिट कर दिया और उससे संबंधित लॉस को डेबिट कर दिया। और उसको हेड कहाँ किया? बैलेंस शीट से शिफ्ट करके हम कहाँ लेके आ गए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करके लेके आ गए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 लाख का परचेज किया था, मैंने जो गुड्स था वो 10 लाख का परचेज किया। तो यहाँ पे परचेज का मतलब ये हुआ कि ये वो गुड्स है जिसको सेल करके हम प्रॉफिट कमाएंगे। मान लीजिए इसमें से कुछ गुड्स तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में है और हमने 15 लाख रुपए की सेल की। इस एग्जाम्पल में हमने ये एज्यूम करते हैं कि हमने 15 लाख रुपए की सेल की। कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया। मान लीजिए ये क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 2 लाख रुपए का। एक बार के लिए एज्यूम करता हूं कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था ही नहीं, तो मेरे जो क्रेडिट साइड की जो जोड़ है वो 17 लाख रुपीज है। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में ये दिखता है कि 17 लाख की टोटल है, 10 लाख का परचेज किया था, तो 7 लाख का आपको ग्रॉस प्रॉफिट है। ये हमारा ट्रेडिंग की पोजीशन है। पर बाद में जब हमने बुक्स में से एनालिसिस किया अच्छे से, तो हमें ये पता चला कि ये जो 10 लाख रुपीस का जो माल था जिसको हमने लिया तो सिर्फ इसीलिए था कि इसको सेल आउट करेंगे और इसमें से ही कुछ माल हमने बेचा है। परंतु बाद में ये पता चला कि इस 10 लाख में से 1 लाख रुपए का जो माल है वो चैरिटी, डोनेशन या अदर फॉर्म में बिजनेस ओनर ने यूज किया है, उसका सेल आउट नहीं किया था। तो आइडियली अगर बात करें बिजनेस की सिचुएशन, ये मान लीजिए कि वो एक्चुअली 9 लाख का ही माल था जिसको सही पर्पस के लिए यूज हुआ था। तो 9 लाख का माल जो था वो 15 लाख में बिका और 2 लाख का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो एक्चुअल में जो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 8 लाख रुपीस था। परंतु चूंकि हमने जब माल खरीदा था तब तो हमें ये पता नहीं था कि ये जो माल है, जब ये माल है इसको कोई और पर्पस के लिए करेंगे, तो हमने इसको प्योरली कहाँ लेके आ गए? हम लोग लेके आ गए इसको कहाँ पे? इसको लेके आ गए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, परचेज के अंदर। प्रॉब्लम ये आएगी, आपको ये पता चला कि इस गुड्स में से 1 लाख रुपए का माल हमने किसी और पर्पस के लिए काम में लिया। तो हमें उस अमाउंट का, जितना मैंने बोला 1 लाख का मान लीजिए ये माल था, तो 1 लाख का माल यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका माल गया है उसके बदले में आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। आपने फ्री सैंपल के फॉर्म में दिया, तो इसका मतलब आपकी सेल तो 0 है, आपको 1 रुपया भी नहीं आया। आपने डोनेट किया, सेल वैल्यू आपको कुछ भी नहीं आई, पैसा आया क्या आपको? डोनेट, किसी को डोनेशन देते हैं तो क्या उससे केस रिसीव होता है? नहीं। ट्रांजैक्शन की वैल्यू, आपको ट्रांजैक्शन की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी अगर दी है, अगर आपने चैरिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंसिडरेशन के फॉर्म में कुछ भी नया नहीं आया है। आपको कंसिडरेशन के फॉर्म में चैरिटी जब आपने दी है, ठीक है, आपने क्या दिए? चैरिटी दी है, आपने डोनेशन दिया है, या आपने चोरी हो गई, तो आपको कंसिडरेशन के फॉर्म में तो कुछ आया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो समझने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। और मैंने कहा जब भी माल परचेज करते हैं
जब भी माल परचेज करते हैं हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो इस एक्सपेंसेस का अगर आपने इस एक्सपेंसेस का अगर कोई अदर यूज ले लिया तो हमें ये करना है कि यहां से उसे हटाना है और उसके रेस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफर कर देना है। जैसे मान लीजिए आपने डोनेशन दिया तो डोनेशन हमेशा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, परचेज से उसको निकाल के P&L के अंदर, जीपी मेरा खत्म हो गया यहाँ पे, उसके बाद में मेरा अकाउंट स्टार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आगे बहुत डिटेल में करेंगे, पर चूंकि बुक्स में अभी बताया है समझाने के लिए तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, परचेज को माइनस करके इसको यहाँ चार्ज न करके डोनेशन के फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट करेंगे, लॉस बाय फायर करेंगे। इस तरह से उसको परचेज में से कम कर देंगे, घटा देंगे और उसके रेस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रोप्राइटर ने गुड्स यूज किया तो यहां से उसको हटाएंगे, परचेज से उसको रिमूव करेंगे, परचेज से रिमूव करके उसके ड्राइंग में ऐड करेंगे। और ड्राइंग का ऐड का मतलब ये हुआ अल्टीमेटली उसका जो कंट्रीब्यूशन था कैपिटल वहां से माइनस करेंगे। यानी कि मीनिंग ये हुआ, इतनी देर बोलने का जो मोरल ऑफ स्टोरी ये था कि अगर आपने पहले गुड्स कितना भी परचेज कर रखा था, मान लीजिए 10 लाख का परचेज जब किया था तो आपने क्या किया था, परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। परचेज अकाउंट को डेबिट इसलिए किया था कि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं, अगर ये एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आप हमेशा इसे डेबिट करते हो। परचेज को डेबिट क्यों किया था, क्योंकि रूल है कि अगर एक्सपेंसेस बिजनेस का इंक्रीज होता है, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हमेशा डेबिट होता है। पर आपको ये पता चला कि आपके यहां से माल तो चला गया है, गुड्स की आउटगोइंग हो गई है, माल बाहर चला गया है, परंतु माल बाहर ऐसे गया कि उसके बदले में आपको जरा भी पैसे नहीं मिले। तो जितनी वर्थ का माल आपके यहां से गया है चैरिटी के फॉर्म में या डोनेशन के फॉर्म में, वो हो गया आपका बिजनेस का एक्सपेंसेस। तो आप एंट्री करेंगे, जैसे मान लिए 10,000 का माल, आपको क्वेश्चन ऐसा आया है कि रुपीज 10,000 गुड्स इज डोनेटेड 10,000 का माल डोनेट हो गया। अब क्या करें, देखिए, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका इसलिए करेंगे कि हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारा परचेज था, माल के आने और जाने के लिए दो ही तरीके थे, बाई और सेल। बाई मतलब परचेज, सेल, ठीक है, यानी कि माल हमारे यहां से वापस चला गया। चूंकि ये सेल तो है नहीं, सेल का मतलब होता है आपने कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल आउट किया होगा। इंटेंशन जो था प्रॉफिट कमाने का था, यहां इंटेंशन हमारा प्रॉफिट कमाने का नहीं है और न ही हमने 1 रुपया ही चार्ज किया। यानी कि जितनी की कॉस्ट में वो हमारे पास आ रखा है, उस गुड्स की हमारी कॉस्टिंग कितनी थी, वो मान लीजिए 10,000 रुपये का था, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारा परचेस था 10 लाख रुपए का, उतने अमाउंट से कम कर दीजिए। तो चूंकि परचेज मैंने कहा एक्सपेंसेस होते हैं और उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और इस सिचुएशन में हम परचेज में से उसको घटा रहे हैं, तो उसका जो नेचुरल बैलेंस होता है, जो डेबिट होता है, उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, यानी कि परचेज की वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो। तो वैल्यू क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप डिक्रीज कर रहे हो परचेज की वैल्यू, यानी कि आपको परचेज को ऐसी परिस्थिति में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री लिखूंगा, टू परचेज ₹10,000, टू परचेज ₹10,000 में क्रेडिट तो कर लूंगा। इसका इफेक्ट मैंने बोला कि परचेज से जब आपने माइनस किया, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में से जो आपने 10 लाख की सेल की थी उसमें से 10,000 रुपये कम कर दीजिए। अब आपका ट्रीटमेंट ये होगा कि मैंने 9,90,000 रुपये की ही परचेज की थी पर्टिकुलर बिजनेस के पर्पस के लिए।
हमारे ट्रेडिंग में सिर्फ वही गुड्स और वही खर्चे दिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि आपने डोनेट कर दिया गुड्स को, चलिए परचेज में तो हमने कम कर दिया, अब डोनेशन क्या हो गया या चैरिटी क्या हो गई या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट जो चोरी हो गई, या आपने फ्री सैंपल के फॉर्म में जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है। तो जो भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो हमेशा क्या होते हैं हमारे किस मेथड में, मॉडर्न अप्रोच में क्या होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। अगर वो इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। तो जो परचेज था वो हमारा कम हो गया, इसलिए हमने खर्चा क्या किया, क्रेडिट कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया, और उसका जो रेस्पेक्टिव हेड था जहां पे हमें वो इंक्रीज हो गया, तो यहां पे क्या हुआ, डोनेशन मान लीजिए इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम लिख देंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट ₹10,000। डोनेशन के फॉर्म में न देके आपने चैरिटी के फॉर्म में दीजिए, गुड्स को अगर दे दिया है तो कोई बात नहीं, चैरिटी अकाउंट डेबिट लिख दीजिए 10,000, इसकी जगह आप ये लिख दीजिए। अगर आपने फ्री सैंपल के फॉर्म में गुड्स का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप लिख दीजिए फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर आपने गुड्स का ड्राइंग के फॉर्म में यूज किया, ड्राइंग के फॉर्म में यूज किया तो मैं लिखूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पर यहां पे ड्राइंग चूंकि बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ये ओनर का कैपिटल अकाउंट है, और अगर यहां से हमारे बिजनेस से उसने पैसा निकाला है तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा, अगर कैपिटल अकाउंट क्या होती है, अगर इंक्रीज होती है, कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, उसने जितना पैसा लगाया था कुछ निकाल दिया, उसमें से निकाला तो कैपिटल के नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो गया, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। तो हमने ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया। तो मान लो ये चारों के चारों ट्रांजेक्शन हुए तो टोटल हो गया 40,000 रुपये, तो परचेज हम 40,000 रुपये से कम कर देंगे। नेट इफेक्ट अगर बात करूं, मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूंगा तो ट्रेडिंग में मैंने कहा जो परचेज शब्द आया है, परचेज शब्द जो आया था अभी मैंने कहा 10 लाख में से, यहाँ में से सिर्फ मैं उतना ही अमाउंट यूज करूंगा, लिखूंगा जो वास्तव में मेरे बिजनेस के अंदर सेल करने के इंटेंशन से होल्ड किया गया था। अगर आपने एक बार परचेज कर दिया और करने के बाद उसमें से 40,000 रुपये जो मैंने अब यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल लिया अलग अलग पर्पस के लिए हुआ, तो मैं यहाँ से वापस उसको 40,000 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, परचेज को जब मैंने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब माइनस कर दिया, तो मैंने रखा पीछे 9,60,000 रुपये, यानी कि मैं सिर्फ वही अमाउंट अपने ट्रेडिंग में शो करूंगा परचेज के फॉर्म में जिसको मैंने अपने यहाँ होल्ड कर रखा है सेल करने के इंटेंशन से। तभी हमें ट्रू एंड फेयर सही स्थिति बिजनेस का सही ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा। फिर यहाँ से जब मैंने ये 40,000 रुपये का माल निकाला, जब मैंने ये निकाला तो इसको क्या करूँ, यहाँ से निकाल के कहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ में जो इसके आगे बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, आगे वाले चैप्टर में आप सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं डोनेशन के फॉर्म में 10,000 लिखूंगा, ये मेरे P&L में चला जाएगा, रूटीन प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, या मेरी चैरिटी के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा 10,000 रुपीज़, या मेरी थेफ्ट लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट आ जाएगा, या बाय फायर आ जाएगा, ये मेरे यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएंगे। और अगर मैंने ड्राइंग किया था तो मैंने कहा था ड्राइंग हमेशा हमारे बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में आता है, तो इसमें से वो फिगर माइनस करूंगा, उसको P&L में न डाल के उसको मैं उसके रेस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफर कर दूंगा। मीनिंग ये हुआ कि अगर परचेज में से आपने अदर देन सेल कोई भी गुड्स को यूज किया है, परचेज को कम करेंगे, कम करने का मतलब परचेज को घटा देंगे, टू परचेज करेंगे, और उसके रेस्पेक्टिव हेड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है या और कोई भी उसका जो अकाउंट है रिलेवेंट अकाउंट, उस अकाउंट में उसको शिफ्ट कर देंगे, उतने अमाउंट को शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमने देखा ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे गुड्स का अदर देन बिजनेस
बिजनेस की रूटीन जो हमारा पर्पज होता है, गुड्स इज इंटेंशन होल्ड, इस गुड्स जो है हमने इस इंटेंशन से होल्ड कर रखा है कि भी इसको वापस रीसेल करेंगे। तो रीसेल के अलावा अदर पर्पस के लिए गुड्स का आप यूज करते हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे ये हमने समझा है।